हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन लैंगटियान और लिंदोंग दोनों को ही मालूम हो चुका था कि होली स्पिरिट पूल के नीचे एक एंशिएंट बीस्ट है जिसकी रिमेनिंग्स के अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी आ रही थी। इसलिए लिन लैंगटियान और लिंदोंग दोनों ही नीचे की तरफ तेजी से जाने की कोशिश करते हैं ताकि ये लोग उस एसेंस का अपने लिए फायदा उठा सके। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान नीचे की तरफ फाइट शुरू हो गई, जहाँ लिन लैंगटियान ने अपने अंदर की छुपी हुई स्पिरिट बॉडी को भी बाहर निकाल लिया था। मिस्टर डाउ के सामने तो वो स्पिरिट बॉडी कुछ भी नहीं थी और चूंकि यहाँ लिन लैंगटियान लिंदोंग को जान से नहीं मार पा रहा था, इसलिए वो एंशिएंट बीस्ट को आजाद कराने की कोशिश करता है ताकि वो एंशिएंट बीस्ट सील से आजाद होने के बाद लिंदोंग की जान ले ले, बिना ये बात सोचे हुए कि ये एंशिएंट बीस्ट बाहर की तरफ आने के बाद कितनी तबाही मचा सकता था। दूसरी तरफ लिंदोंग उस एंशिएंट बीस्ट के साथ फाइट करते हुए एक बात को समझ जाता है कि एंशिएंट बीस्ट काफी ज्यादा ताकतवर है और उसके पास मजबूरन अपने एंसेस्टर सील के ब्लैक होल डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था और इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट बीस्ट सेलेस्टियल क्रोकोडाइल की सोल को एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंदोंग को वहाँ पर एक और बोन स्पीयर भी मिल चुका था जो कि एक अर्थ लेवल का स्पिरिचुअल वेपन है। दूसरी तरफ लिंदोंग ऊपर आकर देखता है कि लिन लैंगटियान तो वहाँ पर मौजूद सब लोगों से झूठ बोल रहा था ताकि वो लिंदोंग को इवल और खुद को मासूम दिखा सके, लेकिन दूसरी तरफ एम्परर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लिंदोंग ने उनके एम्पायर पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ एम्परर से होती है जो कि इन सारे के सारे लोगों को एंशिएंट बैटलफील्ड्स के बारे में बता रहा था। वो बताता है कि एंशिएंट बैटलफील्ड एंशिएंट टाइम में स्पेस की एक ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रेजर्स और बीस्ट की कोई भी कमी नहीं। इसीलिए सुपर सेक्स ने स्पेशली इस जगह को 100 डायनेस्टीज वार के लिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये जगह इस तरह की कॉम्पिटिशन के लिए बेस्ट सुटेबल प्लेस था। 100 डायनेस्टी वार में कई सारे एम्पायर हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं जिनमें से हमारा ग्रेट यान डायनेस्टी भी एक है। बेशक हमारा ग्रेट यान डायनेस्टी इतना सारा ताकतवर तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सारे के सारे डिसाइपल्स आपस में मिलकर एक दूसरे का साथ देते हुए किसी तरीके से खुद को ताकतवर करके इस कंपटीशन को पार कर लोगे ताकि तुम लोगों को सुपर सेट ज्वाइन करने का मौका मिल सके और तुम लोग हमारा नाम रोशन कर सको। अब तुम सब डिसाइपल्स के यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है, आखिरी बार अपने अपने सेट मास्टर से मुलाकात कर लो। जो सुनकर ये सब लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ मास्टर लिनफेंग तो अपने दोनों डिसाइपल लिंदोंग और लिन लैंगटियान दोनों से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों आपस में दुश्मनी रखते हो, लेकिन उम्मीद है कि एंशिएंट बैटलफील्ड में तुम लोग आपस की दुश्मनियों को बुलाते हुए सिर्फ लिन क्लैन की ग्लोरी के बारे में सोचोगे, जिस पर लिंदोंग और लिन लैंगटियान दोनों ने हमें जवाब दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी के सारे सेट मास्टर्स भी अपने अपने डिसाइपल के साथ इसी तरह से बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एम्परर भी अपने बेटे थर्ड प्रिंस को यही सब समझाते हुए कह रहे थे कि मुलिंग तुम यहाँ के प्रिंस हो, इसका मतलब कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम इन सब लोगों की लीडर बनकर इनको रास्ता दिखाओ और साथ ही साथ एंशिएंट बैटलफील्ड में अपॉर्चुनिटीज का अच्छे से इस्तेमाल करना ताकि तुम सुपर सेट को ज्वाइन कर सको। मुलिंग भी अपने फादर की सारी बातें गौर से सुन रहा था। तभी अचानक एम्परर मुलिंग से कहती है कि हाँ, और एक और बात, लिंदोंग से जितना हो सके उतनी ज्यादा अपनी नजदीकियों को बढ़ाओ। तुम्हारी और उसकी दोस्ती अच्छी होनी चाहिए क्योंकि 3 साल पहले लिंदोंग इतना ज्यादा कमजोर था कि वो लिन लैंगटियान के प्रेशर के सामने टिक भी नहीं पा रहा था, लेकिन आज देखो कि लिन लैंगटियान चाहकर भी लिंदोंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये लड़का हमारे ग्रेट यान डायनेस्टी के बहुत ज्यादा काम आ सकता है। जो सारी बातें सुनकर मुलिंग भी अपने फादर को जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है फादर, मैं सब कुछ समझ गया। यहाँ जब ये सब लोग इसी तरह से बातें कर रहे थे तभी अचानक वहाँ पर एंशिएंट बैटलफील्ड का फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया, जिसे देखकर एम्परर यहाँ सब लोगों से कहते हैं कि जाने का वक्त आ गया। जो सुनकर सारे के सारे डिसाइपल फौरन से उस फॉर्मेशन पर जाकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर जाने से पहले एम्परर इन लोगों को आखिरी मशवरा देते हुए बताते हैं कि एंशिएंट बैटलफील्ड में तुम लोगों का सामना कई सारे फियर्स डीमन बीस्ट से होगा, लेकिन असली दुश्मन और खतरा तुम लोगों के लिए वो बीस्ट नहीं बल्कि दूसरे डायनेस्टीज के पावरफुल लोग होंगे, उनसे जरा बचकर रहना। और इसी के साथ वो यहाँ पर अपने बच्चों को अलविदा कर देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन इन सब लोगों को टेलीपोर्ट करके यहाँ एंशिएंट बैटलफील्ड ले आती है, जहाँ आने के बाद इन लोगों को चारों तरफ दूर दूर खंडर और कुछ हवा में उड़ते हुए बीज दिखाई देते हैं, जबकि मार्शियन यहाँ पर हंसते हुए कहते हैं कि सच में ये एंशिएंट बैटलफील्ड ही है क्योंकि मैं हवा में ही हेवन एंड अर्थ की डेंसर एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ। तभी अचानक यहाँ लिंदोंग की नजर हवा में उड़ते हुए करीना पर पड़ गई थी, जिसके बारे में वो थर्ड प्रिंस से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर वो कौन सी जगह है। जिस जगह को देखकर थर्ड प्रिंस इन सब लोगों को बताता है कि वो है बैटलफील्ड अरीना, जहाँ पर फिलहाल हम लोग नहीं जा सकते। हम लोगों के पास अभी के लिए 1 साल है। इस 1 साल के दौरान हम लोगों को यहाँ पर कल्टीवेशन करके खुद को ताकतवर करना होगा ताकि हम लोग निर्वाणा रेल में ब्रेक थ्रू कर सके और उसके बाद ही हम लोग उस अरीना बैटलफील्ड में जाने के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे, जहाँ से हम लोग सुपर सेट जा सकते हैं। थर्ड प्रिंस के मुंह से ये इन्फॉर्मेशन सुनकर डाइयोन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि थर्ड प्रिंस को तो इस एंशिएंट बैटलफील्ड के बारे में काफी कुछ नॉलेज है, जिस पर मुलिंग जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, वो इसलिए क्योंकि हमारी रॉयल फैमिली से पहले भी कई सारे लोग इस एंशिएंट बैटलफील्ड में हिस्सा लेने के लिए आए थे, इसी वजह से मेरी नॉलेज तुम लोगों से थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। यहाँ पर ये लोग जब आपस में इसी तरह की बातें कर रहे थे तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ावियन अचानक से जंप करते हुए चौकन्ना हो
गया, जैसे कि उसने कोई खतरा महसूस कर लिया हो। तभी अचानक लिंदोंग के सामने वहाँ पर एक ब्लड डीमन बीस्ट आ गया, जिसे देखकर तो मार्शियन हंसते हुए कहता है कि लिंदोंग, तुम्हारा ये बीस्ट तो कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रहा है। एक मामूली से बीस्ट को देखकर इतना सारा गुस्सा क्या कर रहा है यहाँ पर। मार्शियन का ये बस कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि इन लोगों को चारों तरफ से कई सारे ब्लड डीमन बीस्ट ने घेर लिया, जो कि झुंड बनाकर इन पर हमला करना चाहते थे। मार्शियन का भी ये देखकर होश ठिकाने आ गए, इसलिए हम देखते हैं कि ये सब लोग फौरन से फाइट करने के लिए तैयार हो गए। जहाँ लिंदोंग ने पहली दफा अपने सेलेस्टियल क्रोकोडाइल बोन स्पीयर को फाइट करने के लिए बाहर निकाल लिया था, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ब्लड डीमन बीस्ट भी फाइट करने के लिए तैयार थे। जहाँ पहला बीस्ट जंप करते हुए लिंदोंग पर हमला करना चाहता था, लेकिन ज़्यावियन बीच में आते फौरन उसे पंजा मारकर साइड पर पटक देता है। इसके बाद दूसरे बीस्ट को मारने के लिए लिंदोंग ने फौरन से हवा में जंप करते हुए अपने गोल्डन पिलर को बनाते उस पर थ्रो कर दिया, और तीसरे बीस्ट को उससे मारने के लिए अपने बोन स्पीयर से फौरन उस पर हमला बोल दिया। लिंदोंग के बाकी के दोस्त भी यहाँ पर अपने अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कई सारे ब्लड डीमन बीस्ट को जान से मार डालते हैं, और जो बचे कुछ थे वो डर के मारे यहाँ से घबरा कर भाग गए। जिनके जाने के बाद हम देखते हैं कि लिंदोंग यहाँ पे बोन स्पीयर को वापस रख लेता है। साथ ही साथ वो उस ब्लड डीमन बीस्ट की तरफ देखते हुए जब उसकी एनर्जी एब्सॉर्ब करने लगा तो उसने देखा कि इनकी एनर्जी किसी तरह की निर्वाणा पिल में कन्वर्ट हो रही थी, जो देखकर तो मार्शियन काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि निर्वाणा पिल्स का इस्तेमाल करते हुए ये लोग अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। ये एंशिएंट बैटलफील्ड तो उसे बहुत ज्यादा पसंद आया, जिस पर थर्ड प्रिंस इन लोगों को बताता है कि हाँ बेशक दिन का टाइम हम लोगों के लिए काफी सारा बेहतरीन है, लेकिन रात के समय इस एंशिएंट बैटलफील्ड में चारों तरफ इवल एनर्जी फैल जाती है, जो कि हम कल्टीवेटर्स के लिए नुकसानदेह है। दूसरी तरफ उस इवल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे बीस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब तो इनमें से हर एक बीस्ट की पावर इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि क्रिएशन रेल की पीक लेवल का वॉरियर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। जो सुनकर डाइयोन सवाल करते हुए कहता है फिर थर्ड प्रिंस हमें क्या करना चाहिए, जिस पर मोलिंग जवाब देते हुए कहते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द रात होने से पहले कोई शेल्टर ढूंढना होगा, ताकि हम लोग रात को वहाँ पर सेफ रह सके। ये सुनकर ये सब लोग शेल्टर की तलाश में रवाना होने लगे, जो सुनकर ज़ावियन दोबारा से क्यूट बनते हुए फौरन से यहाँ लिंदोंग के कंधे पर चढ़ गया। दूसरी तरफ ये सब लोग शेल्टर की तलाश में चलते चलते काफी दूर आ चुके थे, जहाँ आखिरकार इन लोगों को अपने सामने एक सिटी दिख गई। सिटी की तरफ बढ़ते हुए मार्शियन देखता है कि वो सिटी तो काफी ज्यादा टूटी फूटी थी, इसलिए वो कहते हैं कि ये सिटी का एक रूम ज्यादा लग रहा है। लेकिन मोलिंग का कहना था कि एटलीस्ट हम लोग यहाँ पर रात को सेफ तो रहेंगे, तो इसलिए जो भी हो हमें शेल्टर लेनी ही होगी। इसी तरह की बातें करते हुए ये लोग सिटी गेट की तरफ बढ़ ही रहे थे, जहाँ पर इन लोगों से पहले भी कई सारे लोग पहले से मौजूद है। जिन लोगों को होली लाइट डायनेस्टी का एक लड़का जिसका नाम सनी था वो अपने साथियों के साथ मिलकर अंदर जाने नहीं दे रहा था, और वो इन लोगों से डिमांड करते हुए कह रहा था कि ये सन सिटी हमारे होली लाइट डायनेस्टी को बिलोंग करती है। अगर तुम लोग यहाँ पर रात गुजारना चाहते हो तो तुम में से हर एक आदमी को 10 निर्वाणा पिल्स देने होंगे, तभी हम तुम लोगों को अंदर जाने के लिए इजाजत दे सकते हैं। लेकिन वो लोग यहाँ पर सनी की बातें सुनकर कहते हैं कि कमीने, बस तुम सिर्फ हमसे यहाँ पर पहले आ गए और तुम्हें लगता है कि इस जगह के तुम मालिक बन गए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम सीधी तरीके से नहीं मानोगे तो हम जबरदस्ती तुम लोगों को अपने रास्ते से हटाकर अंदर घुस जाएंगे। और यही कहते वो कुछ लोग तीसी के साथ सनी और उसके साथियों की तरफ बढ़ने लगे ताकि वो सन सिटी के अंदर जा सके। और तभी अचानक हम वहाँ पर एक और वॉरियर को देखते हैं, जो कि बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए वहाँ पर मौजूद सारे के सारे रेबेलियन लोगों को एक ही झटके में मार चुका, जो देखकर तो लिंदोंग भी कहता है कि ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा जालिम है। दूसरी तरफ सनी तेजी के साथ उस लड़के के पास आते हुए कहता है कि ब्रदर जिम्मू, थैंक गॉड अब यहाँ पर आ गए। दूसरी तरफ जिम्मू भी वहाँ पर मौजूद बाकी के सब लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग सन सिटी के अंदर जाना चाहते हो तो तुम लोगों को हमारे होली लाइट डायनेस्टी के रूल्स मानने पड़ेंगे, वरना तुम लोग यहाँ से दफा हो सकते हो, वरना तुम लोगों का अंजाम भी इन्हीं की तरह होगा। यहाँ जिम्मू की ये बात सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सबके सब लोग काफी सारा घबरा गए थे, क्योंकि जिम्मू ने सिर्फ कुछ ही लम्हों के दौरान कई सारे लोगों को जान से मार डाला। क्योंकि जिम्मू ऑलरेडी हाफ स्टेप निर्वाणा रैल पर पहुंच चुका है, इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जिम्मू के सामने खड़ा हो सके, सिवाय लिंदोंग के, जो कि आगे की तरफ जाने ही वाला था। पर तभी अचानक थर्ड प्रिंस यहाँ पर लिंदोंग को रोकते हुए कहते हैं कि ये लड़का हाफ स्टेप निर्वाणा रैल का एक्सपर्ट है, मुझे नहीं लगता कि हमें इससे पंगा लेना चाहिए। जिम्मू की नजर भी यहाँ लिंदोंग पर पड़ गई थी और वो जानबूझकर उसे छेड़ते हुए कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम मेरी बातों से सेटिस्फाइड नहीं हो? जो सुनकर थर्ड प्रिंस जवाब देते हुए कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि हम तुम लोगों को निर्वाणा पिल्स देने के लिए तैयार है। साथ ही साथ वो लिंदोंग को समझाते हुए कहते हैं फिलहाल कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे हमारे लिए मुश्किल क्रिएट हो जाए। हम लोगों को रात गुजारने के लिए अभी शेल्टर की सख्त जरूरत है। अगर हम लोग बाहर रुके तो ये बीस का झुंड हमें यकीनन मार डालेगा, जिस पर हम देखते हैं कि लिंदोंग भी आखिरकार एग्री हो गया, जिस वजह से मोलिंग ने यहाँ पर सनी को पूरे 50 निर्वाणा पिल्स दे दिए थे। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जिम्मू और सनी ने यहाँ पर इन लोगों को अंदर जाने की इजाजत दे दी। हालांकि लिंदोंग अभी भी इस बात से खुश नहीं था, वो मौका पाकर जिम्मू का मुंह तोड़ना चाहता है। यहाँ इन लोगों को एंट्री फीस पे करके अंदर की तरफ जाता हुआ देखकर बाकी के सब लोगों ने भी बारी बारी करके अपनी अपनी एंट्री फी देना शुरू कर दी थी, ताकि वो लोग भी सन सिटी के अंदर इंटर हो सके। दूसरी तरफ सिटी के अंदर जाते जाते यहाँ मार्शियन कहता है कि सिटी के तो चारों तरफ दीवारें टूटी हुई है, क्या ये सच में हमें बीच से बचा भी पाएगा या नहीं? लिंदोंग तो अभी भी मन ही मन में जिम्मू को लेकर गुस्से में था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर अंधेरा होने की वजह से चांद का कलर बदल गया और इस रेड मून की वजह से पूरी की पूरी एंशिएंट बैटलफील्ड में एक अजीब सी इवल एनर्जी
एनर्जी फैल गई थी, जिसकी वजह से अचानक ही यहाँ पर मानचेन और डाइयून दोनों ही महसूस करते हैं कि उनकी एनर्जी काफी ज्यादा कम हो चुकी। इवन की मोलिन भी महसूस करते हुए कहते हैं कि ये इवल एनर्जी हम लोगों की ताकत को कम कर रही है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इवल एनर्जी का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लिंदोंग दूसरी तरफ इन सब लोगों को ऐसा देखकर हैरान होते हुए खुद की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर मुझे क्यों कुछ फील नहीं हो रहा। जिस पर तभी अचानक उसे अंदर से मिस्टर डाउ की आवाज सुनाई दी, जो कि लिंदोंग से कह रहा था क्योंकि तुम्हारे साथ मिस्टर डाउ है, जो कि तुम्हारी बॉडी से इवल एनर्जी को आइसोलेट कर रहा है। साथ ही साथ तुम लिन लैंगटियान की तरफ देखो, उसकी बॉडी के अंदर भी वो स्पिरिट सोल है। मुझे पूरा यकीन है कि वो भी लिन लैंगटियान के लिए बिल्कुल सेम कर रही होगी, इसलिए उसके फेशियल एक्सप्रेशन भी बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे। जो बात बिल्कुल सही थी। यहाँ ये सब लोग खड़े होकर इसी तरह की आपस में डिस्कशंस कर रहे थे। दूसरे हम देखते हैं कि एक लड़की इन लोगों पर नजर रख रही है, जिसका नाम मिस मू होंग लिंग था। दूसरी तरफ थर्ड प्रिंस यहाँ पर लिंदोंग से कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि आज की रात हम लोग यहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर पाए। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर हलचल होने लगी। जिस हलचल को महसूस करते हुए ये सब लोग ही समझ गए थे कि इन लोगों पर बीस्ट का झुंड हमला करने वाला है। और ये बात बिल्कुल सच भी थी, क्योंकि बाहर से हम देखते हैं कि कई सारे ब्लैक डीमन बीस्ट इसी के साथ यहाँ सन सिटी की तरफ ही बढ़ रहे थे, जिन्हें देखकर जिन्मो ने फौरन अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ पर एक शील्ड फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया। यह शील्ड फॉर्मेशन के कंप्लीट होते हुए ये फौरन से उस सिटी वॉल को प्रोटेक्ट कर लेती है, जो कि वाकई में काफी सारा स्ट्रॉन्ग भी थी। इसलिए हम देखते हैं कि वो ब्लैक डीमन बीस्ट इस शील्ड को पार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन चूंकि ये शील्ड साइज में छोटी थी, इसलिए हम देखते हैं कि साइड पर कुछ जगह खाली थी, जिन जगहों का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक डीमन बीस्ट धीरे धीरे करके सन सिटी के अंदर इंटर होने लगे। ये देखकर सनी परेशान होते हुए जिन्मो को बताता है कि कुछ भी सिटी के अंदर इंटर हो गए, अब हम क्या करें। जो सुनकर जिन्मो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं, अंदर की तरफ मुझे दोनों लोगों को भी थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही होगी। तुम उनकी फिक्र मत करो, बस हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मेशन को बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ब्लैक डीमन बीस्ट जो कि अंदर की तरफ आ चुके थे, यहाँ के लोग देखकर घबराते हुए कहते हैं कि आखिर ये बीस्ट अंदर कैसे आ गए। उन होली लाइट डायनेस्टी वाले कमीनों लोगों ने तो हमसे वादा किया था कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, आखिर उन्होंने इन बीस्ट को अंदर आने कैसे दिया। लेकिन वैसे अब इन बातों का कोई भी फायदा नहीं था, इसलिए हम देखते हैं कि ये सबके सब लोग ही अपने मैजिकल स्पिरिचुअल वेपन्स को निकालते हुए यहाँ फाइट के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि सर्वाइव करने का सिर्फ यही एक तरीका था। जहाँ पर कई सारे इंसान तो मारे जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लिंदोंग और उसके साथी तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, जिन्होंने अपने अपने स्पिरिचुअल वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर देखते देखते कई सारे ब्लैक डीमन बीस्ट को जान से मार डाला था। लेकिन अभी भी इन बीस्ट की तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ पीछे की तरफ लिंदोंग जो कि अपने सेलेस्टियल क्रोकोडाइल बोन स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था, तभी अचानक वही लड़की मिस मू होंग लिंग यहाँ पर उसकी मदद करती है, जो देखकर तो लिंदोंग को भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। दूसरी तरफ वो लड़की भी लिंदोंग को स्माइल पास कर रही थी, पर तभी अचानक एक ब्लैक डीमन बीस्ट ने फौरन से मिस मू पर हमला करते उसे नीचे की तरफ गिरा दिया। और इससे पहले कि वो बीस्ट यहाँ मिस मू पर हमला करके उसकी जान ले पाता, तभी अचानक लिंदोंग फौरन से अपने बोन स्फीयर के साथ यहाँ बीच में आ जाता है, जहाँ पर उसने अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ उस ब्लैक डीमन बीस्ट की जान ले ली। दूसरी तरफ बाहर सिटी वॉल पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उन ब्लैक डीमन बीस्ट की तादाद धीरे धीरे करके और भी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही थी। जिन्मो और उसकी होली लाइट डायनेस्टी के डिसाइपल्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो शील्ड को मेंटेन करते हुए ज्यादा से ज्यादा देर तक टिक पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। कई सारे वॉरियर कमजोर होकर नीचे गिर गए, जो देखकर सनी फौरन जिन्मो से कहता है कि ब्रदर अब हम क्या करें। इस एंशिएंट बैटलफील्ड की इवल एनर्जी हमारे वॉरियर्स को कमजोर कर रही है, हम ज्यादा देर तक इस शील्ड को मेंटेन करके नहीं रख पाएंगे। लेकिन जिन्मो से जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, सूरज के निकलने से पहले हम इस शील्ड को खत्म होने नहीं दे सकते। हमें किसी भी कीमत में इस शील्ड को मेंटेन करके रखना ही होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। यहाँ पर जिन्मो जब ये सब कह रहा था, तभी अचानक उसे वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट की रोड सुनाई दी, जो रोड इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि नीचे की तरफ मौजूद वो छोटे ब्लैक डीमन बीस्ट भी ये रोड सुनकर फौरन से अपनी जगह पर रुक गए और वो वापस की तरफ भागने लगे। ये देखकर जिन्मो हैरान होते हुए अपने मन में सवाल करके पूछता है कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है और वो रोड किस बीस्ट की थी। और चूंकि उस रोड को सुनकर सारे के सारे बीस्ट यहाँ इस सिटी से दूर भाग रहे थे, इसलिए हम देखते हैं कि इन लोगों ने अपनी शील्ड को भी डीएक्टिवेट कर लिया। जबकि दूसरी तरफ अंदर मौजूद यहाँ लिंदोंग और उसके बाकी के सारे साथी भी यहाँ पर चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि वो डीमंस घबराकर यहाँ से भाग चुके थे। लिंदोंग ये देखकर हैरानगी से फौरन अपने बोन स्फीयर को वापस रख लेता है, जिसके बाद वो नीचे गिरी हुई मिस मू की तरफ जाकर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मिस, क्या आप ठीक हो? मिस मू जो कि पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज्यादा इवल लग रही है, वो यहाँ पर एक अजीब अंदाज में लिंदोंग से कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा नाम है मू होंग लिंग, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरी जान बचाने के लिए। जो सुनकर लिंदोंग भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, मेरा नाम है लिंदोंग, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। दूसरी तरफ मिस मू तो अभी भी लिंदोंग को अपने जाल में फंसाने के लिए उसकी तारीफें करते हुए कह रही थी कि तुम वाकई में एक बहुत ही ज्यादा बहादुर इंसान हो, अगर आज के दिन तुम यहाँ पर ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। यहाँ पर लिंदोंग उसकी ये सारी बातें सुन ही रहा था, पर तभी अचानक उसकी नजर पास में मौजूद ज़ियावियन पर पड़ गई, जो कि मजे के साथ उन सारे ब्लैक डीमन बीस्ट की एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए खुद को ताकतवर कर रहा था। ये देखकर लिंदोंग को भी याद आया कि वो इन ब्लैक डीमन बीस्ट की बॉडी के अंदर से निर्वाणा पिल्स बना सकता है, इसलिए उसने मिस मू को भी ऐसे ही सेम काम करने के लिए बोल दिया था। जिसके बाद वो धीरे धीरे इन बीस्ट की बॉडीज के पास आते हुए इनकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए निर्वाणा पिल्स में बदलने शुरू हो गए। बाकी के सब कल्टिवेटर्स ने भी यहाँ पर सेम काम करना शुरू कर दिया और वो लोग खुश होते हुए कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि हमारे एफर्ट्स जाया नहीं
नहीं गए। एटलीस्ट हमें बदले में ये निर्वाणा पिल्स तो मिल गए, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर होली लाइट डायनेस्टी के सोल्जर्स फौरन से पहुँच जाते हैं, जिनके साथ सनी और जिन्मू भी मौजूद था। जिन्मू यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम लोगों में फाइट करने की एबिलिटी होगी, और ये देखकर मुझे अच्छा लगा। तभी अचानक सनी कहता है कि चलो जल्दी से जल्दी तुम लोगों ने जितने भी निर्वाणा पिल्स हासिल किए उसके आधे के आधे हमें दे दो। ये सुनकर तो वो सब लोग हैरान होकर जवाब देते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या गुंडागर्दी है, तुम हमसे हमारे निर्वाणा पिल्स कैसे छीन सकते हो, इस बात में क्या लॉजिक है, और साथ ही साथ इन बीस को तो हमें खुद अपने हाथों से मारा है, तो बताओ कि आखिर हम तुम्हें अपने हाफ निर्वाणा पिल्स क्यों दे। जिस पर जिन्मू जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर हमारी वजह से जिंदा हो, क्योंकि हमारी होली लाइट डायनेस्टी ने सन सिटी की गेट को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें कोई एतराज है तो तुम लोग सन सिटी से बाहर जा सकते हो, तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, या तो अपने हाफ निर्वाणा पिल्स दो या फिर यहाँ से निकल जाओ। सब जानते थे कि ये लोग कमीने बन रही है, लेकिन किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि इनके खिलाफ खड़े हो पाए। लेकिन दूसरी तरफ लिंदुंग ने बहुत बर्दाश्त कर लिया था। वो जिन्मू की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि ओए बहन के भाई, तुम लोगों की लालच कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रही, पहले तो तुम लोगों ने जबरदस्ती सिटी पर कंट्रोल कर लिया और हम लोगों से निर्वाणा पिल्स लिए यहाँ अंदर आने के लिए, और इसके अलावा वैसे भी ये तो तुम लोगों की जिम्मेदारी थी ना हम लोगों को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि इसी के लिए तो तुमने हमसे निर्वाणा पिल्स लिए थे। लेकिन फिर आखिर ये बीच सिटी के अंदर इंटर कैसे हो पाए। यहाँ पर तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, बल्कि तुम लोगों को हमें निर्वाणा पिल्स वापस करने चाहिए, क्योंकि तुम लोग अपने काम नहीं कर पाए। यहाँ लिंदुंग की ये बातें सुनकर जिन्मू के पास तो कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन सनी गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर जिन्मू से ऐसे बात करने की। तभी दूसरी तरफ थर्ड प्रिंस भी यहाँ पर लिंदुंग के पास आकर उसे समझाते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, हम लोग आराम से बैठकर बात करते हैं। यहाँ ये बातें सुनकर जिन्मू भी अब मुस्कुराते हुए अपना एक पावरफुल अटैक पीछे की तरफ छुपाकर रेडी करते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम है लिंदुंग, तुम मेरे सामने कुछ ज्यादा ही उछल रही हो, लगता है कि मुझे तुम्हें अपने सामने घुटनों के बल ला रही होगा। और ये कहती वो फौरन से एक एनर्जी अटैक रेडी करते हुए लिंदुंग पर चलने वाला था, जो देखकर तो लिंदुंग भी फौरन से अपने मैनिफेस्टेशन अरे को एक्टिवेट करते हुए तीसी के साथ उससे टकरा गया, और वो यहाँ मुस्कुराते हुए कहता है कि ओए लंगूर, अभी तेरी इतनी औकात नहीं हुई कि तू मुझे अपने सामने घुटनों पर ला सके। यहाँ इन दोनों के अटैक से एक दूसरे से टकराने की वजह से दोनों ही पीछे की तरफ दिखेने लगे, जहाँ जिन्मू तो जोर से दिखेला गया, लेकिन लिंदुंग बिल्कुल सही सलामत था। ये देखकर तो जिन्मू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो फौरन अपने स्पिरिचुअल स्पीयर को बाहर निकालते हुए फाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो लिंदुंग से फाइट कर पाता तभी अचानक उसका एक वॉरियर तीसी के साथ भागता हुआ आकर कहता है कि ब्रदर जिन्मू बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, वो ब्लड डीमन बीस्ट दोबारा से हम पर हमला करने के लिए तीसी के साथ इसी तरफ बढ़ रही है, और इस बार उन बीस्ट की तादाद पहले से भी ज्यादा बड़ी और खतरनाक लग रही थी। इसलिए जिन्मू फाइट करने का फैसला न करते हुए इन लोगों से कहता है कि अगर सर्वाइव करना चाहते हो तो सिटी गेट की तरफ बढ़ो। लेकिन बाकी के सब लोग तो यहाँ इस वक्त काफी सारा घबराए हुए थे। वो जिन्मू की बात न सुनते हुए आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि क्या हम लोग यहाँ से भाग जाए। तभी अचानक लिंदुंग उन लोगों से कहता है कि नहीं, भागने का कोई फायदा नहीं होगा, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर अपने स्ट्रेंथ पर भरोसा रखते हुए उन डीमंस के हमले को ब्लॉक करना ही होगा, क्योंकि अगर ये सिटी गिरी तो हम सबके सब मारे जाएंगे। वो लिंग में सब लोगों को मोटिवेट करते हुए कहता है कि अकेले सच में हम लोग उन बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लोग एक दूसरे के साथ मिल जाए तो मुझे लगता है कि हमारे सर्वाइवल का चांस इंक्रीज हो जाएगा। इवन की मिस वो भी यहाँ पर लिंदुंग की तरफ बढ़ते हुए सब लोगों के सामने कहती है कि मैं लिंदुंग की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, इसलिए बाकी के सब लोग भी यहाँ लिंदुंग का साथ देने के लिए तैयार हो चुके थे। इसलिए लिंदुंग सब लोगों से कहता है कि चलो सिटी गेट की तरफ बढ़ो, जहाँ पर हम देखते हैं कि पहले से जिन्मू और उसके बाकी के सारे साथी मौजूद थे, और वो इन बीस्ट के हमले को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर लिंदुंग और उसके बाकी के दोस्त भी पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर जिन्मू मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने भी यहाँ पर आने का फैसला कर ही लिया। अब बताओ क्या तुम लोग हमारी होली लाइट डायनेस्टी के साथ मिलकर इस सिटी को बचाने की कोशिश करना चाहोगे? क्योंकि अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो उसके बाद चाहो तो तुम इन बीस्ट की निर्वाणा पिल्स ले सकते हो, हमें कोई भी एतराज नहीं होगा। जो सुनकर लिंदुंग जवाब देते हुए कहता है कि ये बात की बातें हैं, पहले ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास कोई डिफेंसिव प्लान है भी या नहीं। जो सुनकर जिन्मू जवाब देते हुए कहता है कि सन सिटी के टोटल 3 सिटी वॉल्स हैं, जहाँ वो चालाकी करते हुए लिंदुंग से कह रहा था कि तुम्हें अपने साथियों के साथ मिलकर पहले दोनों वॉल्स पर डीमंस के हमलों को रोकना होगा ताकि वो कमजोर हो जाए। उसके बाद बारी आएगी हमारी होली लाइट डायनेस्टी की, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए हम लोग पीछे की तरफ रुकते हुए थर्ड वॉल को प्रोटेक्ट करेंगे। जो सुनकर दूसरी तरफ लिंदुंग जवाब देते हुए कहता है कि बेशक हम लोग पहले दोनों सिटी वॉल्स पर जाने के लिए तैयार है, लेकिन हम वहाँ पर अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि तुम्हारे भी कुछ साथी हमारे साथ जाएंगे। अगर तुम्हें ये बात मंजूर है तभी हम इस मिशन पर काम करेंगे, वरना तो नहीं। जिन्मू जी को देख पा रहा था कि वो ब्लड डीमन बीस्ट काफी सारा करीब आ चुके हैं, इसलिए वो मजबूरन लिंदुंग की बात मानते उसके साथ एग्री हो गया। इसलिए वो यहाँ पर अपनी जूनियर सनी और कुछ साथियों को यहाँ लिंदुंग के साथ आगे भेजने का फैसला करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंदुंग ने अपने साथियों में से जितने भी कमजोर थे उन्हें सेकंड वॉल पर रोकने के लिए बोला, जबकि वो खुद ताकतवर लोगों के साथ मिलकर फर्स्ट वॉल पर उन डीमंस का मुकाबला करना चाहता था। लेकिन तभी अचानक मिस मू लिंदुंग से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ फर्स्ट वॉल पर। लिंदुंग ये सुनकर थोड़ी सी सोच में पड़ जाता है, लेकिन मिस मू से जवाब देते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, मुझे अच्छे से लड़ना आता है। जिस वजह से अब लिंदुंग के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था और बिल्कुल प्लान के मुताबिक ये लोग अपनी अपनी पोजीशन संभालने के लिए फौरन से रवाना हो गए। पीछे की तरफ
तरफ हम देखते हैं कि जिन्होंने पता नहीं क्या लेकिन सनी के कान में भी कुछ बोल दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंडोंग यहाँ जावियान के साथ उड़ते हुए टीसी के साथ फर्स्ट वॉल पर पहुंच जाता है, जहाँ उसके बाकी के दोस्त भी आ चुके थे और ये लोग देख पा रहे थे कि इनके सामने ब्लड डीमन बीस्ट की एक बहुत बड़ी तादाद टीसी के साथ इनकी तरफ बढ़ रही थी। इसलिए लिंडोंग अपने साथियों को मोटिवेट करते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोशिश करना कि इनमें से कोई भी बीस्ट यहाँ फर्स्ट वॉल को ब्रेक करके आगे ना जा पाए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सब लोगों ने फौरन से अपने स्पिरिचुअल वेपन्स को बाहर की तरफ निकालते हुए उन ब्लड डीमन बीस्ट पर हमला करना शुरू कर दिया। लिंडोंग और उसके साथी तो यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो उनमें से ज्यादा ब्लड डीमन बीस्ट को जान से मार डाले, लेकिन होली लाइट डायनेस्टी के वो सोल्जर जो कि सनी के साथ यहाँ पर आए हुए थे, वो लोग सनी से सवाल करते हुए कहते हैं कि अब हम क्या करें, क्या हमें इन बीस्ट को नहीं मारना। जिस पर सनी इन लोगों से कहता है कि रुक जाओ, हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। असल में जिन्हों ने सनी के कान में यही कहा था कि जब फाइट के दौरान तुम्हें मौका मिले तो उस लड़के लिंडोंग को जान से मार डालना, और इसलिए सनी यहाँ पर आराम से उस मौके का इंतजार कर रहा था कि ये लोग अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए खुद को एग्जॉस्ट कर ले, फिर हम उसी मौके का फायदा उठाकर लिंडोंग को जान से मार डालेंगे। जबकि ये इसकी कितनी बड़ी बेवकूफी होगी ये जल्दी ही से मालूम हो जाएगा। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।